हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सेट यानी कि समुच्चय के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। चाहे आप पॉलिटेक्निक से हो, चाहे आप आईआरटी की तैयारी कर रहे हो यानी कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बेसिक से भी पूछे जाते हैं और वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये बेसिक से भी, बेसिक का मतलब जो इधर हमने लिखा है और उसके आगे भी अभी आपको कई चीज़ें इसमें बतानी है, और इसके साथ साथ जो वेन डायग्राम इसका होता है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे क्लास 10th के हैं वो तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुने होंगे। इसके जो पहले चैप्टर्स, हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए, ठीक है, ये लगभग हमने 7-8 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप उसको भी देखते रहिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसमें से तो जो है क्लास 10th में चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी जो चीज़ें हैं वो क्लास 10th में 8 में इन सब में आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में जाना है। लेकिन जो बच्चे क्लास 10th के वो सेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। लेकिन जो हमारे क्लास 11th के बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी मैथ की सबसे पहले चैप्टर में सेट नाम का एक चैप्टर है, तो वही चैप्टर को हमको पढ़ना है, उसी को समझना है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपटीशन के हिसाब से रहते हैं, और जो आपके बुक में रहते हैं वो एक्सरसाइज यानी कि आपके क्लास के हिसाब से रहते हैं। तो कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन अलग होते हैं, तो वो समझना जरूरी है। उसके बाद अगर जो बच्चे क्लास 12th के हैं वो तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन भाई भूल गए होंगे, है ना, भूलना तो उनका अधिकार है कि भूल जाएंगे हम, तो भूल गए होंगे, खैर कोई बात नहीं, हम उनको याद दिलाएंगे। ठीक है, तो सेट, ठीक है, वो कहेंगे कि भाई नाम तो सुना सुना लग रहा है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा कि था क्या। ठीक, तो यहाँ से देख करके हो सकता है वो थोड़ा बहुत आइडिया लगा पा रहे हो। तो आज हम आपको इसका पहले इंट्रोडक्शन देंगे ताकि हर एक क्लास के बच्चे का काम हो जाए, चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो शुरुआत में सेट देखना सीख रहा हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक से लेकर के स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं। तो देखिए सेट क्या होता है। ठीक ठीक है, सेट आप समझ पा रहे होंगे। जैसे आप चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, नॉर्मल जो एग्जाम्पल होते हैं, उसके बाद डिफिनेशन वगैरह पे तो आएंगे क्योंकि हमने पहले ही लिख दिए। तो देखिए सेट आप जानते हैं, जैसे कहते हैं कि ये कपड़े का एकदम सेट है ना। कहते हैं कि एक पैंट है और एक शर्ट है तो पूरा सेट हो गया, या फिर कहीं छल्ली में कोई चीज़ करके रखा गया है तो कहते हैं कि पूरा इसका सेट है। ठीक है, या फिर जैसे कभी आपने देखा होगा तो जैसे एक मग रहेगा और उसमें 5 या 4 ग्लास रहेंगे तो कहेंगे कि ये पूरा सेट है पानी पिलाने का, है ना। या फिर आपने इस तरीके से कोई देखा होगा, जैसे कप है, ठीक है, पूरी कप है ढेर सारी, लगभग मान लीजिए कि 12 कप है और उसका एक प्लेट है जिसमें रख करके चाय हम मेहमानों को देते हैं, तो कहेंगे कि वो पूरा उसका सेट है। ठीक है, कप सेट है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कहाँ से आ रही हैं, सेट वर्ड आ रहा है, तो जस्ट वही सेट यहाँ पर भी है, लेकिन हमको इसको मैथ्स में समझना है और आगे इसका यूज करना होता है। ठीक है, बहुत काम की चीज़ होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप क्लास को लास्ट तक देखते हैं, हर एक क्लास को लास्ट तक देखते हैं, तो आपको हर एक चीज़ समझने में आसानी होती है और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को अंतिम तक देखिएगा, लास्ट तक समझिएगा। तो सेट क्या होता है हमने आपको यह समझाया कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। अब इसके डिफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि मैथ्स में इसका क्या काम होता है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि भाई जो हमने देखा कप का होता है पूरा वो सेट होता है एक ठो। ठीक है, ग्लास के पानी पिलाने का होता है वो पूरा एक सेट, हम उसको कह रहे हैं। ठीक है, कपड़े का होता है तो कहते हैं कि ये एक कपड़ा है, जैसे मान लीजिए एक शर्ट है या फिर टी शर्ट जैसे हमारी है। ठीक है, यूनिवर्सल टी शर्ट हमेशा ही पहने रहते हैं, और एक पैंट है तो वो कहते हैं कि वो एक सेट है उसका, पास में हमारे, तो वो सेट होता है, वो तो हमने समझा। लेकिन मैथ्स में कैसे ये चीज़ आती है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने डिफिनेशन क्या लिखी है कि सेट यानी कि जो समुच्चय होता है वो क्या होता है। समुच्चय क्या होता है, विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं या फिर सेट कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि जो जो वस्तुएं हों वो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब हो कि जो चीज़ हम कह रहे हों उसका एक समूह हो और वो सही तरीके से हो। कहने का मतलब कि ऐसा अरेंज नहीं हो कि भाई उसमें कुछ चीज़ें तो आ रही हैं लेकिन कुछ चीज़ें छूट रही हैं। कैसे, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल तो है लेकिन उसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण समुच्चय है यानी कि इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो कि बनाए गए हैं, मैथ्स में होते हैं। ठीक है, आपको इनको याद रखना है, इनका नंबर याद रखना है कि एन से किसको कहते हैं, जेड से किसको कहते हैं, सब आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया है कि जेड मतलब जो एन है वो क्या लिखा गया, प्राकृतिक संख्याओं का सेट। तो आपका जो एन होता है वो प्राकृतिक संख्याओं का सेट होता है। कैसे, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, इसी के सामने लिख दिया जाए क्या, चलिए उसी के सामने लिख देते हैं तो आपको और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, ओ 1 सेकेंड, डब्बा गिर गया। चलिए
देखिए यहाँ पर ये है, ठीक है। तो इसका जो आएगा प्राकृतिक संख्याओं का सेट वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये जो है चलता जाएगा। बात सही है। तो यहाँ पर जब हम प्राकृतिक संख्याओं को देखते हैं तो इसको हम लोग सेट क्यों कह रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं को सेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो आता है कि एक से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, अगर हम ये परिभाषा देते हैं इसकी कि एक से लेकर के अनंत तक की जितनी संख्याएं होती हैं आगे, ठीक है, धनात्मक संख्याएं, वो क्या होती है हमारी वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर एक इसका सेट बन रहा है ना कि प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट है, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, एक सेट है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरी नंबर्स को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का सेट। क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का सेट कहेंगे। चलिए अब जैसे कि फिर से एग्जांपल हम आपको समझाते हैं अपने तरीके से। जैसे आपके पास कपड़े होते हैं, ठीक है, या फिर आप दुकान में जाते हैं तो कहते हैं कि ये ऐसे बंडल रखा होता है पूरा, ऐसे मोड़ मोड़ करके ऐसे रखा होता है पूरा, ठीक है। मान लीजिए कि वो सिलाने वाला कपड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर रखा होता है तो ये रेड कलर का है, तो कहेंगे ये रेड, जितने भी लाल कलर के जो कपड़े हैं उनका सेट है, ठीक है, उनका पूरा ये सेट बना करके रखा है। फिर बगल में आपको दिखेगा दूसरा बंडल, ठीक है, उसमें ब्लू कलर के रहेंगे, तो ये ब्लू कलर के हो गए। उसी तरीके से आपको इधर बगल में दिखेगा व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर के सारे उसमें जितने भी हैं सारे व्हाइट कलर के रखे, तो ये व्हाइट कलर का सेट हो गया। और इधर आपका हो गया ब्लू कलर का, इधर रेड कलर का, तो ये सारे सेट्स हो गए। तो उसी तरीके से यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट होता है, एक समूह होता है, ठीक है। तो जब हम ये बात कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का सेट, तब हमारे दिमाग में यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर्स आती हैं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो वस्तुएं हैं हमारे पास, यानी कि जो नंबर्स हैं हमारे पास, वो सुपरिभाषित समूह उनका बनाए गए हैं, ग्रुपिंग की गई है। बात क्लियर हो रही है। चलिए और भी एग्जाम्पल से समझते हैं सेट को, और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके बाद क्या है कि पूर्णांक संख्याओं का सेट। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं भाई, अगर आप ये पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, धन संख्याएं, इन सब के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ आप इसका पहला लेक्चर देख लीजिए, यानी कि जब हमने नंबर सिस्टम का जो पहला लेक्चर लिया था उसको देख लीजिए, आपको सब चीज़ वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। हमने हर एक चीज़ बहुत ही एग्जाम्पल से और एक पूरा बड़ा सा चार्ट बना करके समझाया था, ठीक है, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। तो पूर्णांक संख्याओं का सेट। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याओं में माइनस की भी नंबर्स आती हैं, जैसे कि -5, -4, ठीक है, -3, -2, -1 और उसके बाद 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर इधर चलता जाता है और ऐसा नहीं कि इधर रुक जाएगा, इधर ये चलता जाएगा और इधर ये चलता जाएगा आगे 1 2 3, ठीक, और इसके बाद 4 और इसके बाद 5, इसके बाद 6, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। यानी कि ये जो नंबर्स होती हैं पूर्णांक संख्याओं में, प्लस वाली नंबर्स भी होती हैं और माइनस वाली भी नंबर होती हैं। तो 0 से लेकर के इधर माइनस वाली भी नंबर चलती जाएंगी और इधर प्लस वाली भी चलती जाएंगी और 0 बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या, ये जो एक सेट बन रहा है, ये पूरा एक समूह जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, पूर्णांक संख्याओं का सेट बन रहा है। किसका बनना है, पूर्णांक संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो कभी कभी इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जेड से करेंगे। तो ये क्या जो नंबर बन रही है, नंबर का जो समूह बन रहा है उसी को हम लोग सेट कह रहे हैं। बस ऐसा समझिए कि हमारा जो समूह हो वो सुपरिभाषित हो, ऐसा नहीं कि बस हम कह दें कि भाई ये नंबर है। अभी आपको एग्जाम्पल के लिए समझाएंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसका समूह बन रहा है तो वो यहाँ पर सेट है। इसके बाद क्या है, परिमेय संख्याओं का सेट। तो परिमेय संख्याएं आप जानते हैं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं जो होती हैं उसमें बहुत तरह तरह के नंबर्स आती हैं, जैसे कि 1/2 भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है, आपका जो है 4 भी परिमेय संख्या है, -3 भी परिमेय संख्या है, ठीक। इसी तरीके से और भी जितनी भी नंबर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 100 भी परिमेय संख्या है। और इसके बाद इतना हो गया, और इसके बाद आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 5/3 भी लिख सकते हैं, अपॉन में ही इसको माइनस में कर दीजिए। तो ये जितने भी आप नंबर लिख रहे हैं इनका जो समूह बन रहा है ये क्या है, इसमें क्या है, परिमेय संख्याओं का सेट है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं को हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये रेशनल नंबर है, तो ये भी है, ये भी है भाई। ये हमको रहना चाहिए कि जो हमारा समूह बन रहा हो वो क्या हो, उसमें सभी की सभी कैसी संख्याएं हो, परिमेय संख्याएं हो। जैसे मान लीजिए कि हम एक सेट ऐसा बनाते हैं, एक सेट हम ऐसा बनाते हैं कि यहां पर हमने लिखा 5, ध्यान से देखिएगा, 5 6 7 8, ठीक, 9 और ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया और हम इसको कह रहे हैं कि क्या
यह प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक या फिर प्राकृत संख्याओं का सेट है। आपको ये बताना है क्या ये प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, तो बिल्कुल नहीं है। फिर प्राकृतिक संख्याओं का ये सेट कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें तो यहाँ से तो यहाँ तक ये प्राकृतिक संख्या ठीक है चल रही थी, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, ठीक है, यहाँ पर ये तो है नहीं, तो ये आपका प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आएगा। तो आप इसको कहेंगे कि ये जो सेट है ये नहीं बन पा रहा है, ठीक है, इसका जो समूह है वो सुपरिभाषित नहीं है। यहाँ तक तो परिभाषित है लेकिन यहाँ पर ये गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ पर गड़बड़ हो जा रहा है, तो ये आपका सेट नहीं रहेगा। बात समझ पा रहे हैं कि सेट हम किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। अभी और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ इसको समझेंगे, ठीक। चलिए इसके बाद आपको ये चीज़ें बता देते हैं क्योंकि आपको जरूरी है, क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आपको पता रहना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, उसमें कौन सी नंबर आती है, तभी तो आप वहाँ पर क्लियर कर पाएंगे कि हम प्राकृतिक संख्याओं में किसको रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे। चलिए इसके बाद क्या है कि वास्तविक संख्याओं का सेट। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन सी होती है, ठीक है, जो वास्तविक संख्या होती है उसमें हम लोग उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल इसमें दोनों लिख सकते हैं, जैसे √2 हमारी होती है इरेशनल यानी कि अपरिमेय होती है, तो ये भी होगी इसमें, और 2 भी होगा इसमें, परिमेय संख्या है 2, 4 भी होगा, 4 परिमेय संख्या है, ठीक है, और मान लीजिए कि -7/5 भी होगा क्योंकि परिमेय संख्या है, √3 भी होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या है। तो इसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों होंगी, क्योंकि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं इसमें दोनों तरह की संख्याएं आती हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। ये सब हमने आपको नंबर सिस्टम वाली पहली क्लास में समझाया था, तो आप उसको जाकर के प्लीज जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो आप समझ पा रहे हैं इसको। इसके बाद क्या है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को हम लोग Z+ से लिखते हैं, ये आपको नाम याद रखना है और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर Z+ में क्या है कि धन पूर्णांकों का सेट। तो Z आप जानते हैं क्या होता है, पूर्णांक होता है, तो आपको अब इसमें केवल धन पूर्णांक लिखनी है, धन, शून्य भी नहीं लिखना है। तो धन पूर्णांक एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का ही सेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप 1 2 3 4 इस तरीके से लिखेंगे, और जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर नंबर से ही लिखें, वहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे 5 के बाद आप 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रहना चाहिए कि यहाँ पर जो सेट बनाया गया, जैसे धन पूर्णांकों का सेट बनाया गया, इसमें धन पूर्णांक ही रहने चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से आपको इसको लिखना है। बात क्लियर है। चलिए इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद क्या है धन परिमेय संख्याओं का सेट। धन परिमेय संख्याओं का, अब परिमेय संख्या में भी हमने आपको बताया कि कुछ संख्याएं धन में होती हैं, जैसे ये है ये है ये है, सब धन में है। यहाँ पर ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये माइनस में है, तो इसको आपको नहीं लेना है। बाकी धन की संख्या, अच्छा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये -3 है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इन संख्याओं को मतलब इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है। इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी। वैसे यहाँ पर सेट के लिए बता रहे हैं बस। तो चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद धन परिमेय संख्या है। अच्छा धन परिमेय संख्या है भाई कौन कौन सी है, चलिए लिखिए 2/3, ठीक, 4/5, 8/3, 7/2, इस तरीके से जितनी भी नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये सभी परिमेय संख्या है और सभी धन की संख्या है, तो ये सभी धन परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक। इसके बाद क्या है धन वास्तविक संख्याओं का सेट। धन वास्तविक संख्याओं का सेट क्या है, आप सारी परिमेय संख्या को उठा कर रख दीजिए, सारी अपरिमेय संख्या को उठा कर रख दीजिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर वो धन में रहनी चाहिए, प्लस में रहनी चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये नंबर है आपकी, ये 2/3, ये तो परिमेय संख्या है, धन परिमेय संख्या है, और परिमेय ही तो वास्तविक संख्याओं के अंदर में होता है, ठीक है। आपका यहाँ पर ये जो नंबर है √2 यहाँ पर ये प्लस में आप रखिए, बाहर माइनस मत लगाइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, धन वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, ठीक। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि कौन कौन सी जो हमारी नंबर्स हैं उनका सेट बनाया गया है, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको समझा कि कपड़ों का सेट बनाया जाता है, इस कपड़ों को एकदम सेट बना करके रखा जाता है, तो उसी तरीके से नंबर्स का भी सेट बनाया गया है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, धन परिमेय संख्याएं, धन वास्तविक संख्या, सबका अलग अलग सेट बना कर रखा है। आप भी अपने तरीके से सेट बना सकते हैं। चलिए कैसे, अब देखिए कुछ सेट हम अपने से बनाते हैं यहाँ पर अपने काम के लिए, ठीक है। तो अपने काम के लिए यहाँ पर जैसे हम बना दें कि इवन नंबर का सेट, इवन नंबर्स का
सेट। इवन नंबर क्या होती हैं? इवन नंबर हम किसको कहते हैं? सम संख्याओं को कहते हैं, सम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्याएं होती हैं, तो सम संख्याओं का भी सेट बन सकता है, नहीं बन सकता? तो सम संख्याओं को हम किससे डिनोट कर देंगे? ई से डिनोट कर देंगे। और इसमें हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो ये सारा हमारा क्या होगा? ये सभी के सभी नंबर्स हमारी सम संख्याएं होंगी। उसी तरीके से हम ऑड नंबर का भी बना सकते हैं, ऑड नंबर। चलिए ये थोड़ा सा अच्छे से आप लिख लीजिएगा, ये बस आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि समय थोड़ा कम से कम समय में समझाना चाह रहे हैं, इस वजह से राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान है। तो यहाँ पर क्या है? विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है, तो विषम संख्याएं में कौन सी आएगी? आपकी 1 आएगा, 3 आएगा, और इसके बाद 5 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, इस तरीके से चलते जाएंगी। आप यहाँ पर फिर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, ये सब क्या है? सेट है। तो अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या होता है आखिर में। ठीक है, यानी कि नंबर्स डिफाइन होनी चाहिए। जैसे हमने कह दिया इवन नंबर का सेट, तो डिफाइन होना चाहिए कि उसमें सारी इवन नंबर ही हो, कोई दूसरी नंबर ना घुसी हो। ठीक है, तब आप वहां पर कहेंगे कि यह समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? सुपरिभाषित समूह है, और सुपरिभाषित समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। बात क्लियर है? एकदम बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, जो समुच्चय होता है इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर, और एक मतलब रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं इसको, और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप भी कहते हैं, और मतलब एक तरीका ये होता है, ठीक, सेट बिल्डर्स को कहते हैं, और सेट बिल्डिंग, और इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर या फिर सारणीबद्ध। ठीक, तो इन दोनों तरीकों से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा नहीं होता, इसका एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। कैसा? समझिएगा, तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल से आपको, अच्छा इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, जगह बनाएंगे। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके हमने आपको बताया इसको रिप्रेजेंट करने के। कौन कौन से तरीके? एक रोस्टर बताया, और एक हमने क्या बताया? एक हमने आपको बताए क्या बताए? समुच्चय निर्माण रूप। चलिए एग्जाम्पल्स इन दोनों को समझिएगा ध्यान से। एक एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास में क्या है? एग्जाम्पल है कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का सेट। ठीक है, हम समुच्चय को बार बार सेट लिख रहे हैं, क्योंकि वो समुच्चय लिखना थोड़ा सा समय लगता है, तो आप सेट हम जल्दी से लिख दे रहे हैं। आप अगर हिंदी में है तो आप उसको समुच्चय लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर समुच्चय लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है? 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का सेट। तो 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं पहले बताइए कौन कौन सी होती हैं, यानी कि इसका आंसर पहले क्या होना चाहिए वो बताइए। तो आंसर इसका होना चाहिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये जो आपको नंबर्स दिख रही हैं, ये सभी की सभी क्या है? ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और 10 से कम है, बिल्कुल 10 से कम है, तो 10 भी आपको नहीं लिखना, 10 से कम लिखना। तो ये सभी की सभी है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक बार रोस्टर रूप में, और एक बार समुच्चय निर्माण रूप में इसको हम लिखते हैं। तो रोस्टर रूप में, अब क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन समझना जरूरी इस वजह से है क्योंकि आपको लिखा तो रोस्टर रूप में ही रहेगा। अब रोस्टर रूप ही आप नहीं समझ पाएंगे, आप समुच्चय निर्माण रूप ही नहीं समझ पाएंगे, तो क्वेश्चन क्या करेंगे फिर? इस वजह से ये चीज जरूरी है, आपको पहले समझना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे तो आंसर आप कैसे लिखेंगे? अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से समझना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक, चलिए इसके बाद ये थोड़ा सा बेसिक क्लास इस वजह से है क्योंकि हर तरह से बच्चे होते हैं भाई। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ करके बाद में भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर रोस्टर रूप में अगर हम लिखेंगे इसको, रोस्टर रूप में, चलिए तो रोस्टर रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो रोस्टर रूप में हम लोग कुछ नहीं करते हैं। रोस्टर रूप में हमको सिंपल से एक मझला कोष्ठक, आप जानते हैं मझली कोष्ठक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हमको बनाना होता है,
कैसे बनता है भाई, इस तरीके से बनता है, इसको हमको बहुत स्लो बनाना पड़ता है एक्चुअली में, हमसे ये जल्दी से बनता नहीं है, धीरे में बनता है। तो यहाँ पर ये 1 मतलब ऐसा एक ब्रैकेट बनाएंगे, फिर 1 कॉमा करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, फिर यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 और इसको फिर बंद कर देंगे। ये कैसा रूप हो गया, इस तरीके से लिखा रहेगा आपका रोस्टर रूप में। तो इस तरीके से आप जब भी लिखा हुआ देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक सेट को डिफाइन कर रहा है, ये एक सेट है और यहाँ पर ये किस फॉर्म में लिखा गया, रोस्टर रूप में लिखा गया है, या फिर यहाँ पर ये सारणीबद्ध मतलब सारणीबद्ध रूप में लिखा गया है, सारणी बना करके लिखा गया है। चलिए इसके बाद क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय, देखिए जो रोस्टर रूप होता है ये थोड़ा आसान होता है, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप जो होता है वो थोड़ा सा उसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि आसान आसान वाले तो समझ में आ जाएंगे लेकिन बड़े वाले नहीं समझ में आते कभी कभी। तो ये इसका कैसे बनता है इसको समझिए। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है, पहले हम एक मझली कोष्ठक लगाते हैं, इसमें भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो भी हमारे पास नंबर दी गई है उसको हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो x है, ठीक, क्या है वो x, और फिर उसके बाद 2 यहाँ पर डॉट लगाते हैं, कोलन बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ये लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया, तो f ऑफ यहाँ पर जो उसका वैल्यू हो, यानी कि अब इसके आगे ये तो हमने लिखा भाई जो हमारा वैल्यू था x हमने माना, अब इसके बाद ये लिखेंगे कि x क्या है, किसको हमने x को माना है, तो x को हमने क्या माना, तो लिखेंगे x, ठीक है, x प्राकृतिक संख्याएं, x प्राकृत संख्याएं लिख लीजिए यहाँ पर। x जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं या है, ठीक है, और उसके बाद तथा आपको ये भी बताना है कि ये जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है, 10 से कम है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो x है वो लेस देन 10 है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि जो x है, ठीक है, मतलब यहाँ पर पहले लिखेंगे x और उसके बाद यहाँ पर कोलन लगाएंगे, पढ़ेंगे x ऑफ, ये पढ़ेंगे, ये है x प्राकृतिक संख्याएं है और यहाँ पर तथा x जो है 10 से कम है, 10 से कम है, तो ये इसका सिंपल फॉर्म हुआ, छोटा सा हमने एग्जांपल लेकर के आपको समझाया। तो इस तरीके से जब हम इसको लिखते हैं तो ये क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप होता है। अब कहने का मतलब क्या है भाई, हम ये तो समझ गए कि x प्राकृतिक संख्या है, और अब हम क्या करेंगे, अगर हमका मतलब इसको हमको नॉर्मल नंबर में चेंज करना होगा, मतलब कि भाई इसको हम देखेंगे तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको देखेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, सोचेंगे कि यार क्या है क्या नहीं है, तो हम पढ़ेंगे कि भाई x क्या है, यहाँ पर x प्राकृतिक संख्याएं हैं, बहुत सही पढ़ लिए। इसके बाद तथा x जो है 10 से छोटा है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, तो 1 से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है, चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ पर रुक जाओ, क्यों रुक जाओ, क्योंकि 10 से कम तक की बात हुई है, ठीक है, 10 भी नहीं लिखना है, तो यहाँ से हमने ये आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन में, और उसको चेंज करके पहले समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। तो इस चीज़ का जो ये मतलब देख रहे हैं, यानी कि ये किस रूप में लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में, आपकी इन्हीं नंबर को समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे चेंज करके, तभी तो आप समझ पाएंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं समझेंगे, तो नहीं समझेंगे तो उसको पहले ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे कन्वर्ट कब करेंगे, जब आप इस विधि को जानते रहेंगे तब तो कन्वर्ट करेंगे। वही चीज़ तो हमने आपको बताई कि अगर आप इसी चीज़ को नहीं जानेंगे तो फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे, बात क्लियर हो पा रही है। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी आगे इन चीज़ों की बात करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो उस तरीके से आपको जो जो प्रॉब्लम आती जाएगी समझाते जाएंगे। चलिए इसके बाद 2 चीज़ों की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समुच्चय में एक चीज़ होता है इसका एलिमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव। चलिए देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें देख लीजिए, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। अवयव कहते हैं जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि जो n है वो n क्या है आपका, n अगर आप देखेंगे तो नेचुरल नंबर होता है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 मतलब n इक्वल आपका क्या आएगा, अगर आप, ये कौन सा ब्रैकेट है भाई,
इसको थोड़ा साइज बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने मान लीजिए कि 10 तक का नंबर ऐसे लिख दिया, ठीक है। n इक्वल ये हमने रख दिया, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 है, तो 1 क्या n में है, यानी कि n क्या है इतने समय, एक समुच्चय है, एक सेट है, तो सेट n में क्या 1 है, बिल्कुल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे हम इस चीज को डिफाइन करेंगे, जैसे 1 है इसमें, तो हम कहेंगे कि 1 जो है इसका यहाँ पर इस तरीके से सिंबल बनता है, ठीक है। ये ई शेप का रहता है, मतलब ऐसा रहेगा, आपको ऐसा लंबा दिखेगा, इस तरीके से ऐसा दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, तो ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर कहेंगे कि 1 जो है यहाँ पर n के अंदर में है, तो ये चीज आपकी राइट है, ये चीज आपका राइट है, क्योंकि 1 जो है n का एलिमेंट है। तो अगर 1 इसका एलिमेंट है तब हम कहेंगे कि ये, इसको कहेंगे कि 1 इसका सेट है, यानी कि 1 जो है n का समुच्चय है, इसको पढ़ेंगे 1 जो है n का समुच्चय है। या फिर कहेंगे कि 1 इज, यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 इज अ एलिमेंट ऑफ n, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे समझने के लिए। इसके बाद मान लीजिए कि इसमें हमने एक नंबर दे दी 12, ठीक, इसको हमने दे दिया 12, 12 दे दिया। अब यहाँ पर 12 में हम कैसे करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर बनाएंगे और हम n करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये सही है, सही नहीं है। तो जब सही नहीं होता तो इसके लिए साइन कैसे लगाते हैं, ऐसे कट करेंगे, यानी कि वो चीज़ लगा करके, सेट का सिंबल लगा करके ऐसे कट कर देंगे, ठीक। तो कहने का मतलब है कि ये जो 12 है इसके अंदर नहीं है, इसका अवयव नहीं है, उसका एलिमेंट नहीं है। तो ये इसका एलिमेंट है और ये इसका एलिमेंट नहीं है। 1 जो है समुच्चय, 1 समुच्चय n का एलिमेंट है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि एक समुच्चय n का अवयव है, ठीक है। और इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि 12 समुच्चय n का अवयव नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इन चीजों के बारे में भी हम लोग आगे भी बात करेंगे, जब इसके टाइप्स की बात करेंगे और यहाँ पर बहुत सारी चीजों की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन भी बहुत तरह तरह से चीजें आने वाली हैं, ठीक है। तो पहले इतना जितना हम लोगों ने पढ़ा इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे, ठीक। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, थोड़ा थोड़ा नोट पॉइंट के फॉर्म में इसको बना करके लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस आपको हम कराते हैं, फिर वहां से आपको और क्लियर होगा कि किसको हम समुच्चय कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन हमारे पास कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग इसको जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा समूह समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास में है, पहला क्या है, पहला आपका है कि कक्षा के विद्यार्थियों का समूह। दूसरा क्या है, क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह। थर्ड में क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, आप इसको सोचते रहिए, लगाते रहिए तब से। उसके बाद है भारत की नदियों का समूह, ठीक है। भारत की नदियों का समूह। और चौथा क्या है आपके पास में, चौथा है कि अपरिमेय संख्याओं का
समूह। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी टाइप से, इस वजह से लिखने में समय लगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कौन सा समूह, यहाँ पर आपको 4 तरह के समूह लिखे गए, 4 तरह के समूह लिखे गए और आपको बताना है कि कौन इसमें से समुच्चय नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको नहीं है इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है कि अब इसका जो डिफिनेशन था समुच्चय का, वो क्या था कि सुपरिभाषित समूह होना चाहिए। तो आपको 4 समूह दिए गए, अगर इसमें से जो सुपरिभाषित समूह होगा वही समुच्चय होगा, जो नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा। तो हमको क्या बताना, समुच्चय कौन नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, तो कक्षा में विद्यार्थियों का समूह, तो कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होते हैं वे उनकी एक डायरी बनी होती है। डायरी का मतलब कि जो हमारा क्लास टीचर होता है उसमें सारा सब बच्चों का नाम लिखा होता है। तो एक तरीके से उनका एक सुपरिभाषित हम समूह कह सकते हैं, उनका हम सुपरिभाषित समूह कह सकते हैं। तो ये हमारा समुच्चय होगा। ठीक है, आप इसे एग्री हैं? बिल्कुल है। इसके बाद है कि और भी ऑप्शन नीचे से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं का समूह, तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, हमने आपको भी बताया कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है। यहाँ पर लिखा गया है क्या इसके बारे में? नहीं। तो परिमेय संख्याओं का सेट लिखा गया, तो अपरिमेय का भी तो लिखा जा सकता है। यहाँ पर तो हमने कुछ फेमस बताया। ठीक है, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं का भी सेट लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या जिसमें √2, √3, √5, √7 इस तरीके से नंबर रहेंगे बहुत सारी। तो ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्याओं का समूह होगा, जो कि एक सेट है बिल्कुल है। उसके बाद है भारत की नदियां, भाई भारत की जितनी नदियां हैं सबका एक सेट है। भारत की सारी नदियां हैं भाई, दक्षिण की नदियां हैं, उत्तर की नदियां हैं, पश्चिम की नदियां हैं, पूर्व की नदियां हैं, सारी नदियां हर दिशाओं में है। तो भारत की जितनी नदियां उनको हम लिख सकते हैं, एक जगह पर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लास्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा, क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह। तो आप सोच रहे हैं कि यार इसमें भी तो हम बना सकते हैं, इनकी लिस्ट बना सकते हैं, जितने भी फेमस हमारे खिलाड़ी हैं इनका हम लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि आप प्रसिद्धि जो है उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन कितना प्रसिद्ध है। भाई क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा प्रसिद्ध है, विराट कोहली ज़्यादा प्रसिद्ध है कि रोहित शर्मा ज़्यादा प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस करना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को जिसमें थोड़ा सा भी अनबैलेंस रहेगा, यानी कि वहाँ पर परिभाषित नहीं हो पाए कि कौन है कौन नहीं है, क्या है कैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति से मिल करके नहीं कर सकते। आप ये अंदाजा लगा करके बता सकते हैं कि भैया विराट कोहली ज़्यादा प्रसिद्ध है, रोहित शर्मा कम है, या फिर रोहित शर्मा ज़्यादा है या विराट कोहली कम है। अंदाजा एवरेज एक निकाला जा सकता है थोड़ा कुछ डेटा के हिसाब से। लेकिन अगर आप चाहें हर एक व्यक्ति से मिल करके इस चीज़ को निकालना, तो आप ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो ये जो है सुपरिभाषित नहीं होता है, इस वजह से ये सेट नहीं होगा। बात क्लियर है? तो इस चीज़ को आपको समझना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके इस वजह से बताए जा रहे हैं ताकि आपका जो दिमाग है वो सेट के लिए थोड़ा सा स्टार्ट हो, सेट को समझना स्टार्ट करे। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या है कि कौन सा समूह समुच्चय है? ठीक है, अब आपके पास में ऑप्शन है भयानक जानवरों का समूह, भयानक जानवरों का समूह, भारत के प्रसिद्ध लेखकों का समूह, लेखकों का समूह। ठीक, इसके बाद क्या है, अपरिमेय संख्याओं का समूह, अपरिमेय संख्याओं का समूह। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट लास्ट में क्या है, प्रसिद्ध, फिर से वही है, प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह। इस बार भारत के नहीं है, बस प्रसिद्ध लिखा है, प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह। खिलाड़ियों का समूह। ठीक है, आपके पास में 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा समूह समुच्चय नहीं है, यानी कि समुच्चय नहीं है, यानी कि सेट नहीं है। तो सेट सॉरी यहाँ पर है, आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें समुच्चय है। तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में है पूछ रहा है फिर नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि भयानक जानवरों का समूह। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा जानवर कितना भयानक है?
कभी कभी तो आपने वीडियोस में देखे होंगे कि शेर भी आदमी के पास आकर के एकदम बढ़िया से खेल रहा है, ठीक है, भालू आकर के खेल रहा है, भालू को डांस कराया जा रहा है, तो वो तो भयानक होता है, लेकिन भयानक यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। कहीं कहीं आप देखते कि भाई सांप बहुत खतरनाक होता है, लेकिन किसी किसी देखते कि सांप अपने पास में रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका भाई उसको उसका जो विष वगैरह है वो सब निकाल करके नॉर्मल ऐसे भी रखते हैं, लोग हाथ से पकड़ते हैं, तो वो क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं कि कौन सा जानवर कितना भयानक है, कब भयानक है कब नहीं है, ठीक। तो भयानक का जो है कोई हम परिभाषा नहीं दे सकते हैं कि कितना भयानक हो सकता है कितना नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये तो हमारा समूह नहीं होगा। होगा क्या, मतलब कि सुपरिभाषित समूह होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सुपरिभाषित समूह नहीं होगा तो यानी कि सेट नहीं होगा। इसके बाद है भारत के प्रसिद्ध लेखकों का समूह। तो अभी हमने आपको बताया कि प्रसिद्धि जो है वो नापी नहीं जा सकती, परिभाषित नहीं की जा सकती कि कौन कितना प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर भाई कितने लेखक है, बहुत सारे लेखक हैं हमारे भारत में, भाई प्रेमचंद्र जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो कैसे बताया जा सकता है कि कौन ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक। तो प्रसिद्धि यहाँ पर नापी नहीं जा सकती, तो इसमें हम लोग ये भी हमारा सेट नहीं होगा। उसके बाद है अपरिमेय संख्याओं का समूह। तो अपरिमेय संख्या अभी अभी हमने आपको बताया था कि वो क्या है, एक समुच्चय होता है, सेट होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि समुच्चय है। इसके बाद यहाँ पर फिर से वही लिखा है प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह। तो देश के या दुनिया के कोई भी प्रसिद्ध खिलाड़ियों को हम लोग नाप नहीं सकते कितना प्रसिद्ध है कितना नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। तो आपका समुच्चय कौन होगा, नंबर 3, यानी कि अपरिमेय संख्याओं का समूह। तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे कि किसको हम समुच्चय कहेंगे, किसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे, किसको सेट कहेंगे और किसको सेट नहीं कहेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी समझ पाए होंगे कि रोस्टर विधि क्या होती है और समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। इसके बारे में आगे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको इतना जान के रखें जो अभी हमने आपको बताया। इसके बाद हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन भी करने जरूरी है भाई। ये हम लोगों ने पहले जो बेसिक पढ़ा है, पहले बेसिक का क्वेश्चन कर ले, फिर आगे का एडवांस पढ़ेंगे और एडवांस का क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्या है कि 32 के भाजकों का समुच्चय क्या है, समुच्चय है। तो 32 के भाजकों का समुच्चय है। अब देखिए आपके पास में ऑप्शन में लिखा गया है, ऑप्शन में क्या है 1 2। अब इसमें सोचिएगा, ध्यान से इसमें सोचिएगा और समझिएगा, क्या है 2 है, 4 है, फिर क्या है 8 है, 16 है, 32 है। अच्छा ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसा। इसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, वो है 2 है, 4 है और क्या है 8 है और क्या है 16 है। तो इस तरीके से आपके पास में 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन ये क्वेश्चन में है, तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 32 के भाजकों का समूह क्या होता है, समुच्चय है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाजक क्या होते हैं, ठीक है। तो भाजक क्या होते हैं, तो 32 के भाजकों यानी कि जो 32 को भाग कर सके, 32 को भाग दे सके कंप्लीट। जैसे कि हम कहते हैं 8 में किसका किसका भाग कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, बिल्कुल, 8 से कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये इन सभी का मतलब कि 8 के ये सभी क्या है, भाजक है, ठीक है। 8 को भाज कर सकते हैं, उसके भाजक हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर इसके भाजक 32 के कौन कौन से हैं जो 32 को भाग कर सकते हैं। क्या एक भाग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, एक तो हर एक नंबर को कर सकता है, 2 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 4 कर सकता है, बिल्कुल। आंसर नंबर 1 हमने लगाए और एग्जाम में हमारी गलती हो गई। क्यों हो गई भाई, क्योंकि ये सभी नंबर कर सकती हैं, लेकिन अभी आपको सभी ऑप्शन पढ़ने हैं। क्या कहा गया था, विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह क्या होता है। अगर आप 32 के सभी भाजकों की बात करेंगे, 32 के सभी भाजकों की बात करेंगे कि 32 किससे किससे कट सकता है, तो चलिए अभी ऑप्शन को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर देखिए 1 से कट सकता है, बिल्कुल, 2 से कट सकता है, बिल्कुल, 3 से कट सकता है, नहीं, 4 से कट सकता है, बिल्कुल, 8 के मतलब 4 के पहाड़े में 32 आता है, बिल्कुल आता है। उसके बाद है 5 से कर सकता है, नहीं कर सकता, 6 से कर सकता है, नहीं कर सकता, 7 से नहीं, 8 से बिल्कुल हाँ,
8 से, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 12 नहीं, फिर डायरेक्ट ये 16 से, फिर उसके बाद किससे कटेगा 32 से भी तो कट सकता है। तो यहाँ पर ये जो है इतनी नंबर से कट सकता है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 6 से, 32 से। ये सभी क्या है 32 के भाजक है, सभी के सभी, ये सभी नंबर क्या है 32 के भाजक है, 32 के क्या है भाजक है। तो 32 के भाजक, इसमें जितनी नंबर दिख रही है ये भी है, इसमें जितनी नंबर दिख रही है ये भी है, इसमें जितनी नंबर दिख रही है ये भी है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। क्यों? क्योंकि ये भाजक कर रहे हैं, लेकिन पूरा का मतलब कहने का मतलब है कि ये एक सुपरिभाषित समूह नहीं है, समूह तो है लेकिन सुपरिभाषित समूह नहीं है, क्योंकि 32 के जितने भाजक होते हैं सब उस समूह में आने चाहिए, तब जाकर के वो आंसर आपका सही होगा, तब जाकर के वो उसका समुच्चय होगा। तो वो किस में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, बार बार डब्बा गिर जा रहा है भाई, इसको सीधा कर दिया जाए। चलिए सॉरी थोड़ा सा इसके लिए, एक्चुअली में अब भाई कई चीज़ें रखी होती हैं तो वो टच में आ गई, पैर के तो लग गया। ठीक है, तो आप इसको समझ पाए होंगे आई होप। ठीक, तो आपका ये जो इंट्रोडक्शन क्लास थी आपको समझ में आई होगी, आपको थोड़ा सा इसको पढ़ करके मज़ा आया होगा कि सेट क्या होता है, कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे कैसे कितनी कितनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमने ये बताया इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, इन चीज़ों के बारे में। तो और ये हमने क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, तो बेसिक हम लोग थोड़ा समझ गए हैं, थोड़ा सा हमारा जो मूड है वो सेट के लिए बन गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।